जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में आज ऑनलाइन क्लास में हम क्लास अष्टम का सामाजिक विज्ञान का पुस्तक है हमारे अतीत अध्याय है 6 बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, जिसमें से हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह की हमारे यहाँ फैक्ट्रियां होती थी, किस तरह से कपड़ा उद्योग था, कौन सी नई मिलें लगी। फिर हमने जो टीपू सुल्तान के तलवार और वहाँ के दक्षिण भारत के वुड्स स्टील के बारे में पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि किस तरह से अब जो लोहे बनाने की नई प्रक्रिया शुरू हुई थी। परंपरागत रूप से जो लोहा बन रहा था उसके बाद है जो नई लोहे की परंपरा शुरू हुई। तो अब हम पढ़ेंगे कि गांवों में किस तरह से जो पुराना परंपरागत लोहे की भट्टियां थी वो उजड़ती गई। वुड्स स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीकी जरूरी थी। यानी जो अच्छी किस्म का वुड्स स्टील जो था उसके परिशोधन के लिए परिष्कृत कार्य जरूरी था। क्या था? परिष्कृत कार्य जरूरी था। अच्छी तरीके की भट्टियों के लिए है जो परिष्कृत है जो तकनीक की जरूरी थी। और इस तकनीक के लिए क्या क्या जरूरी थे। तो परंतु भारत में 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे का प्रकलन एक सामान्य प्रक्रिया थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हरेक जिले में ऐसे प्रगल्भ कारगर थे। अब हमारे यहाँ प्रगलन भट्टियां थी और इस प्रगलन या प्रागलन के लिए लोहे को गलाने के लिए पुरानी तकनीक थी। लोहा बनाने के लिए लोग ऐसे कोई स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। उसी लोहे से कारखानों के में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। अब इसमें क्या बनता था? दैनिक उपयोग के और या साधनों के जो औजार बनते थे। क्या बनते थे? औजार बनते थे। इस तरह से ये प्रगलन भट्टियां इस्तेमाल में थी। इसी लोहे से है जो ज्यादातर भट्टियां और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। और कच्ची भट्टियां थी। कैसी थी? कच्ची भट्टियां जो ईंटों से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? ईंटों से बनाई जाती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धोपनी चलाती थी। कार्य पुरुष और महिलाएं दोनों करती थी। कौन? महिला व पुरुष दोनों कार्य करते थे भट्टियों पर। वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का काम हुनर खत्म होने लगा। ज्यादातर गांवों में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पाद गिरता जाता था। और 19वीं सदी के आते आते जो ये कार्य बंद होने लगा। अब भट्टियां पर लोहा बनना कम हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि एक वजह तो वन कानून ही थे जो हम पढ़ चुके हैं। उसका कारण क्या था? एक कारण था इसके खत्म होने का, एक कारण था वन कानून। क्या? वन कानून। वन कानून के अनुसार उन आदिवासियों का वनों में जाना निषेध था और ईंधन के लिए कोयला लाना या काष्ठ कोयले लाना ये उनका काम अब नहीं था। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी और तो लोहा बनाने वालों के लिए कोयला की लकड़ी कहां से मिलती और लोहे ऐसे भी वे कहां से ला सकते थे। वन कानूनों को नजरअंदाज करते हुए वे कई बार चोरी छिपे जंगलों में लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इस तरह से कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह व्यवसाय छोड़ दिया और आजीविका के दूसरे साधन अपना लिए। दूसरा कारण था उन्होंने दूसरे जीविका के साधन अपना लिए। क्या कर लिए? आजीविका के साधन अपना लिए। कुछ क्षेत्रों
में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी, लेकिन प्रगल्भों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग से भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे आज तीसरा था भारी कर लगाना। क्या था? भारी कर लगा दिया गया। क्या लगा दिया? कर लगा दिया गया। भट्टियों पर भारी है जो कर लगा दिया गया। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहा और इस्पात आयात भी होने लगा और ब्रिटेन से लोहा इस्पात का आयात भी इसका प्रमुख कारण था। इस मंदियों के खत्म होने के भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन और औजार बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे। इससे स्थानीय प्रगल्भों द्वारा बनाए जाने लोहे की मांग कम हो गई। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वालों का सामने एक नई चुनौती आई, और वो चुनौती थी भारत में लोहा और इस्पात के कारखानों का उदय। और चौथी जो तकनीक थी वो भारत में लोहा इस्पात भारत में लोह इस्पात उद्योग की स्थापना, लोह उद्योग की स्थापना। ये जो कारण थे वो कारण है जो नए कारण थे। अब नई बात है कि भारत में लोह इस्पात उद्योग की स्थापना कैसे हुई? लोह इस्पात उद्योग की स्थापना कैसे हुई? तो 1904 में अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लोह अयस्क भंडारों की खोजबीन करने लगे। यानी भारत में इस उद्योग की संभावना पर खोज हुई। क्या हुई? खोज शुरू हुई। क्या हुई? खोज शुरू हुई। और कब हुई? 1904 ईस्वी के आसपास। कब हुई? और जिसमें दो थे, एक अमेरिका से भू वैज्ञानिक था चार्ल्स वेल और टाटा। चार्ल्स वेल कौन था? चार्ल्स वेल और टाटा परिवार का सदस्य। वे भारत में एक आधुनिक लोह इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लोह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लोह इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त थी कि अच्छी किस्म का लोह अयस्क भंडारों का पता चले। एक दिन कई घंटे जंगल की खाक छानने के बाद वेल और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लोह अयस्क ले जा रहे हैं। वे अगरिया समुदाय के लोग थे। कौन थे? अगरिया समुदाय के पास। अगरिया समुदाय जो झारखंड छत्तीसगढ़ के आसपास के लोगों में रहते थे। उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ अंगुली की। उन्होंने पूछा कि वो कहाँ से लेके आए, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ अंगुली उठा दी। वॉल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ट ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वो यहाँ मिल गई। रजझारा पहाड़ियों दुनिया के से सबसे बेहतरीन लोह अयस्क भंडारों में से एक थी, और वो थी रजझारा की पहाड़ियां में अच्छी किस्म का कौन सा था? अच्छी किस्म का कोयला, किस्म का लोह अयस्क था। लेकिन एक परेशानी यह थी कि यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के
बारे में टाटा ने तलाश जारी रखी और अग्रिया समुदाय के लोगों ने लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके एक और औद्योगिक शहर बसाने के लिए एक जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुरा नाम दिया गया। तो पहले भिलाई में डाला लगा और दूसरा लगा जमशेदपुरा। जो दूसरा स्टील संयंत्र लिखा वो लिखा गया था जमशेदपुरा में है, जो इकाई के सुवर्ण रेखा के तट पर जमशेदपुरा पर है, जो ये टाटा स्टील का संयंत्र लग रहा था। और इस टाटा स्टील के संयंत्र में जमशेदपुरा की पहाड़ियों पर उन्होंने भिलाई स्टील के नाम से लगाया था, और जहां पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिससे 1912 में है जो उत्पाद शुरू हुआ। तो नाम रखा टाटा आयरन एंड स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या नाम रखा? स्टील कंपनी, टिस्को। क्या रखा? टिस्को नाम रखा। और ये 1912 में यहाँ से स्टील की शुरुआत हुई। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई। 19वीं शताब्दी में भारत में आमतौर पर ब्रिटिश से बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियां की यहाँ भारी मांग थी। काफी समय बाद भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ स्टील बन सकता है। उन्हें यह तय किया कि भारत की स्टील जो कच्चा है या रेलवे के उपयोग का नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने ये लगा कि नहीं, ये स्टील भी काम आ सकता है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आधारित हो गया। 1900 प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद जो भारतीय स्टील की मांग बढ़ी, क्या बढ़ी? भारतीय स्टील की मांग बढ़ी। क्या बढ़ी? स्टील की मांग बढ़ी। भारतीय स्टील की मांग बढ़ी और भारतीय रेलवे टिस्को पर आधारित हो गया। जब युद्ध लंबा खींच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए घोड़ों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का भी काम सौंप दिया गया। 1919 तक ये स्थिति हो गई कि टिस्को में बनने वाला 90% इस्पात उपनिवेशिक यूरोप में जाने लगा। कितना? 1919 तक है जो 90%, कितना? 90% स्टील है जिसका निर्यात होने लगा। क्या होने लगा? निर्यात यूरोप में निर्यात होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रिटिश को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका। सूती कपड़े की तरह लोहा और इस्पात उद्योग में मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग करता गया। भारत पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए संघर्ष ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इससे बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। तो इस तरह से हमें जो पता चला कि किस तरह से लौह और इस्पात उद्योग की जो स्थापना हुई। कल हम इसमें पढ़ेंगे